नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के 15वें पाठ नीलकंठ का अध्ययन करेंगे। नीलकंठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं, हालांकि आप बहुत छोटे हैं साहित्यकारों के परिचय के लिए, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा बता देंगे ये कुछ आपको बातें ध्यान में रहेंगी तो काम आएंगी। महादेवी वर्मा महान छायावादी कवियत्री है, मतलब ये छायावादी युग की कवियत्री है। बहुत ही सुंदर सुंदर कविताएं लिखने के साथ इन्होंने गद्य की भी खूब रचना की है। गद्य मैंने कहानियाँ लिखी, संस्मरण लिखे, रेखा चित्र लिखे। इन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। कई पशु पक्षी उनके घर में इनके साथ रहते थे, पलते थे, और उनको लेकर इन्होंने कई संस्मरण, कई रेखा चित्र लिखे हैं। और ये जो हम पढ़ रहे हैं नीलकंठ, वह भी एक रेखा चित्र है ना। इसमें मोर के बारे में, एक मोर के जीवन की घटनाओं को, प्रसंगों को लेकर के ये रेखा चित्र रचा गया है। ठीक है, तो हम पढ़ना शुरू करें। नीलकंठ, नीलकंठ का अर्थ होता है नीले कंठ वाला, नीली गर्दन वाला। तो यहाँ ये कौन है? मोर है। एक मोर का नाम रखा उन्होंने नीलकंठ। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। एक दिन की बात बता रही है लेखिका कि वे एक अतिथि को, अतिथि मने मेहमान, अतिथि, मने जिसका पता नहीं है, तिथि मतलब जो मेहमान बिना जानकारी दिए या अचानक आ जाते हैं उन्हें कहते हैं अतिथि। स्टेशन पहुंचाकर, एक जो मेहमान उनके घर में थे उन्हें स्टेशन पहुंचाकर वे लौट रहे थे घर की तरफ कि उन्हें चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। मतलब चिड़ियों और खरगोशों की जहां दुकान थी उधर चलने का आदेश दिया। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। जिस दुकान पर लेखिका गई उनका नाम था बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान। मतलब उस चिड़िया वाले की दुकान को कहा जाता था बड़े मियाँ चिड़िया वाले। तो उस दुकान के निकट जैसे ही पहुँचे, वो जो चिड़िया वाले थे या जो दुकान के मालिक थे बड़े मियाँ, उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। लेखिका वहाँ अक्सर जाती थी तो वो उनकी गाड़ी को भी पहचानता था, इसलिए उसने सड़क पर आगे आकर गाड़ी को रुकने का इशारा दिया, संकेत दिया, मैंने इशारा किया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया। लेखिका कुछ पूछती उससे पहले ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया। आरंभ किया मैंने शुरू किया। सलाम गुरुजी, मतलब उन्होंने अभिवादन किया लेखिका का, नमस्ते किया उनको। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था कि पिछली बार जब आप आई थी मेरी दुकान पर तो आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था, यानी लेखिका को मोर के बच्चे खरीदने थे। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। शंकरगढ़ पास में कोई गांव होगा कि वहाँ से एक चिड़ीमार जो चिड़ियों को मारता था, शिकार करता था, वो 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी। आप पाल लें, आप इन्हें पाल लें। लेखिका पालती थी पशुओं को, पक्षियों को, उन्हें बड़ा प्यार था उनसे, है ना। तो उनके घर में ढेर पशु और पक्षी रहते थे। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे कि मोर के पंजों से कोई दवा बनती होगी, तो दवा बनाने के हिसाब से मोर खरीदने के लिए कुछ लोग आए थे। ऐसे ही लोग आए थे जो उनको, मोरों को मारकर उनके पंजों से दवा बनाना चाहते थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, लेकिन वो ये बताना चाह रहा है कि भी मैंने ऐसे लोगों को मोर नहीं बेचा, आपके लिए मोर बचा के रखे कि मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मतलब मेरे अंदर भी एक मनुष्य का दिल है और मुझे दया आ गई, इसलिए मैंने मोर को उन लोगों को नहीं बेचा जो मोर को मार डालते और उसके पंजों से दवा बनाते, बल्कि मैंने आपके लिए मोरों को रखा। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं, कि मारने के लिए मैं ऐसी मासूम उन्हें निर्दोष चिड़ियों को कैसे दूं। टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं, इसलिए उनको टालने के लिए मैंने कह दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोज़गार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। फिर वो खुद अपने रोज़गार के लिए, कि अपने काम के लिए कह रहा है कि कमबख्त ये रोज़गार ही खराब है, ये काम ही खराब है, ये धंधा ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। इसमें यही होता है, पशु पक्षियों को, मतलब पशुओं को क्या, पक्षियों को पकड़ो और मारो, है ना। कोई पालने के लिए लेता है तो कोई मारने के लिए लेता है, और वो तो बेचते ही हैं, उनका काम है बेचना, चाहे किसी भी उद्देश्य के लिए
ले खरीदने वाला खरीदे, इसलिए कि काम ही खराब है ये, पकड़ो पकड़ो और मारो मारो। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल मतलब बड़े मियाँ जब बोलना शुरू करते थे तो तूफान मेल की तरह बोलते ही चले जाते थे। जैसे तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं होता है या जल्दी जल्दी आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्टेशन नहीं होता है, वैसे ही जब बड़े मियाँ बोलने लगते थे तो वो रुकते नहीं थे, यूँ नहीं कि थोड़ी देर बोल के रुक जाए, नहीं, तूफान मेल की तरह दौड़ते चले जाते थे। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। उनकी बात जो सुन रहा है वही सुनते सुनते थक जाए और जब उनको रोक दे, बीच में टोक करके रोक दे, तो वही स्टेशन मान लिया जाता है। तो समझ लो उनका स्टेशन वहीं हो गया। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा। इस तथ्य से मतलब उनकी इस प्रकृति की सच्चाई से, उनके स्वभाव की ये सच्चाई थी, ये तथ्य था कि भाई वे बोलते चले जाते थे, जब तक कि सुनने वाला खुद उन्होंने टोक दे उनको तब तक वे रुकते नहीं थे। तो इस बात को जानने के वजह से, परिचित होने के कारण मतलब उनकी इस सच्चाई को जानते थी लेखिका, इसलिए उन्होंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे है कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची। तो जब लेखिका ने पूछा कि मोर के बच्चे कहाँ हैं, तो बड़े मियाँ ने हाथ का इशारा करते हुए बताया कि भी वहाँ हैं। तो हाथ के इशारे की तरफ ही अनुसरण करते, मतलब जिधर वो हाथ करे थे उधर ही उनकी आंखें गई। अनुसरण करना मतलब पीछे पीछे जाना। तो जिधर उन बड़े मियाँ ने हाथ का इशारा किया मोरों को दिखाने के लिए, तो उनके हाथ की तरफ उनकी आंखों ने अनुसरण किया। मेरी दृष्टि मतलब उनकी नज़र उन हाथों के पीछे पीछे गई और देखा, उन्होंने क्या देखा, एक तार के छोटे से पिंजरे तक उनकी नज़र पहुंची जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे। तीतर लगने वाले जैसे दो बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। जो पिंजरा था वह इतना संकीर्ण मतलब इतना संकरा था, इतना छोटा था कि वे पक्षी शावक माने पक्षी के बच्चे, जो पक्षियों के बच्चे होते हैं उन्हें शावक बोलते हैं। तो वे पक्षियों के बच्चे जैसे एक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मतलब जाली होती है पिंजरे की, तो जैसे जाली का गोल फ्रेम होता है उसमें कोई चित्र की तरह जड़े हुए थे। ये नहीं लग रहा था कि उस पिंजरे में असली पक्षी है, जैसे पिंजरा जैसा कोई चित्र बना हुआ है और उसमें पक्षियों का चित्र है। पिंजरे जैसी कोई फ्रेम है और उसमें पक्षियों का चित्र बना हुआ है। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। निरीक्षण माने लेखिका उनको ध्यान से देख रही थी, उनको देखने लगी पक्षियों को, तो वे तो पक्षियों को देख रही थी और बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी, मतलब वे बोलते चले जा रहे थे। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। वह बता रहा है लेखिका को कि ईमान कसम मतलब अपनी ईमानदारी की कसम खाते हुए कह रहा है कि गुरुजी, चिड़ी मार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए। नकद 30 रुपये मतलब 30 रुपये उसने मुझसे लिए हैं। 12 कहा, कई बार कहा, 12 मैंने कई बार कहा, बार बार कहा। भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? कि अभी इन छोटे छोटे बच्चों में मोर की कोई खूबी है ही नहीं कि तू इनकी इतनी बड़ी कीमत मांग रहा है? भाई ये तो बहुत छोटे बच्चे हैं, तो थोड़ा सस्ते में दे, थोड़े कम रुपए लगा। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा? पर वह मुंजी मने वह भी बड़ा कंजूस होगा, तो वह क्यों सुनने लगा इसकी बात, और उसने 30 रुपये ही मांगे। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। तो वह बोला कि भी आपका मैंने ख्याल किया या ख्याल करके कि आप तो ज़रूर ख़रीदना चाहेंगी, इसलिए आप खरीदेंगी, इसलिए मैंने अछता पछता कर मतलब सोच विचार कर आखिर मुझे वह उसको पैसे देने ही पड़े। अब आप जो मुनासिब समझे, मुनासिब मैंने उचित समझे, ठीक समझे, अब आप जो ठीक समझे वो दे दें। वो कह रहा है कि मैंने तो उसे 30 रुपये दिए कि मैंने सोचा आप लोगी ही लोगी, इसलिए और आप जो आपको जो ठीक लगे उतने पैसे मुझे दे दीजिए। अस्तु, तो ठीक है, अस्तु मैंने बात ख़त्म हुई। 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। तो लेखिका ने 30 तो चिड़ीमार के नाम के कि उसने कहा कि चिड़ीमार को दिए, और 5 उसके ईमान के, है ना। बड़े मियाँ ने आखिर खरीदा है, बेच रहा है तो उसके फ़ायदे के, तो 35 रुपये देकर जब वह छोटा पिंजरा उन्होंने खरीद लिया और कार में रखा, तब ऐसा लगा जैसे वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। क्योंकि मोर हिले डुले होंगे, वो बच्चे जो हैं हिले डुले, तो लगा कि वह जीवित हो गया। जो चित्र उन्हें चित्र जैसे लग रहे थे वो पक्षी, वे लगे अब कि वे जीवित हैं।
दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। पक्षी के बच्चे जो थे दोनों, उनके छटपटाने से वे हिले डुले, छटपटाए, फड़फड़ाए, तो ऐसा लगा जैसे पिंजरा ही सजीव हो गया है और उड़ने योग्य हो गया, मतलब जैसे पिंजरा ही उड़ जाएगा। पक्षी अंदर उड़ने लगे, छटपटाने लगे, तो ऐसा लगा जैसे ये पक्षी पिंजरा ही उड़ जाएगा। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। अब जब ये घर पहुंचे उस पिंजरे को लेकर, तो घर में और जो सदस्य थे उनके साथ काम करने वाले या नौकर चाकर, वे कहने लगे कि ये तो तीतर है और आपको मोर कहकर ठग लिया है, मतलब आपको धोखा दे दिया है और तीतर बेच दिए हैं मोर के नाम पर। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। कदाचित मने शायद। लेखिका इतनी सीधी सादी थी या ज़्यादा बहसबाजी नहीं करती थी, उन्हें जो लेना होता था ले ही लेती थी, चाहे सामने वाला बेईमानी करता, धोखा करता, ठगता। तो वे कह रही कि कई बार ठगे जाने के कारण अब मेरी मतलब चिढ़ जाती थी वे, कई बार वो ठगी जाती थी, और जब भी लोग उन्हें बार बार ये कहते कि तुम्हें तो ठग लिया गया, तुम्हें तो ठग लिया गया, तो उन्हें चिढ़ जाते थे वो। सही है, कोई एक बात की तरफ बार बार इशारा किया जाए या बार बार दोहराया जाए तो जो सुनने वाला व्यक्ति होता है वह चिढ़ जाता है, क्योंकि अब वो न तो उस गलती को सुधार सकता है, न अपने नेचर को सुधार सकता है, तो क्या करूँ, तो उसे चिढ़ आ जाती है। तो इसलिए वो बोल रही हैं कि ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई, मतलब मेरी कमजोरी बन गई कि मैं ठगी जाती हूँ, और कोई जब इस बात की याद दिलाता है या इशारा करता है तो मैं चिढ़ भी जाती हूँ। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, इसलिए थोड़ा सा नाराज होकर लेखिका ने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं? है तो पक्षी ही। कि भाई ये तीतर है तो मोरों के कौन से सुरखाब के पक्षी लगे हैं, उनमें और कौन सा विशेष गुण होता है, सुरखाब के पर लगे होने मन है, मतलब और कोई खास बात क्या होती है मोर में? आखिर तो ये भी पक्षी ही हैं। अगर तीतर हैं तो क्या हुआ, ये भी पक्षी ही हैं। तीतर और मोर में क्या फ़र्क है? चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। तो उनको इस बात से चिढ़ हुई कि भी वे मोर लेने गई थी और तीतर लेके आ गई, और लोगों ने जब उनको ऐसा कहा तो चिढ़ जाने के कारण ही संभवतः मैंने शायद उन दोनों पक्षियों के प्रति लेखिका का व्यवहार और प्रयत्न, यत्न मैंने उनकी देख रेख की जो कोशिश थी उसमें कुछ विशेषता आ गई, मतलब वे विशेष रूप से उनकी देखभाल करने लगी या उनके प्रति व्यवहार करने लगी, ताकि ये न लगे किसी को कि लो मैं गलत कर दिया मैंने, तो मैं पक्षियों के अपने दोष का मतलब अपना जो दोष है या अपनी जो गलती है वो मैं पक्षियों के सिर मढ़ूँ या पक्षियों के साथ बुरा व्यवहार करूँ। ऐसा होता है ना, हम चिढ़ जाते हैं या हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। इसलिए लेखिका कह रही है कि शायद इस वजह से ही मेरा व्यवहार उन दोनों के प्रति कुछ खास हो गया। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, तो सबसे पहले वे पिंजरा लेकर के गईं और अपने पढ़ने लिखने का जो उनका कमरा था जहाँ वे बैठ के पढ़ती थी लिखती थी, उस कमरे में उस पिंजरे को रखा और उसका दरवाज़ा खोला। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। फिर उस पिंजरे में 2 कटोरियां रखी, नहीं दरवाज़ा खोला, फिर उन्होंने 2 कटोरियां रखी, उसमें सत्तू की छोटी छोटी गोलियां थी एक में और दूसरे में पानी। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए। तो एक बिल्कुल छोटा सा था पिंजरा, इसलिए लेखिका उसे चूहेदानी कह रही कि चूहेदानी जैसे छोटे से पिंजरे से वे निकल गए, क्योंकि उसने दरवाज़ा खोल दिया था लेखिका ने, और कमरे में मानो खो गए। बड़ा सा कमरा था तो उसमें जैसे खो से गए, मतलब उसको देख करके खुश हुए, या खो गए मतलब उस पिंजरे से निकल कर बाहर घूमने लगे, कमरे में घूमने लगे। कभी मेज़ के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे, तो कभी तो जो उनकी टेबल थी लिखने पढ़ने की उस टेबल के नीचे घुस गए, तो कभी अलमारी के पीछे जाके छुप गए। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरे रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। और अंत में मतलब वे कभी कहाँ छुप रहे थे, कमरे में दौड़ रहे थे, चल रहे थे, और आखिर में इस लुका छिपी से थक कर, मतलब वे खुद ही कहीं छुप रहे थे, निकल रहे थे, तो आखिर में इस लुका छिपी से थक कर जो लेखिका की रद्दी कागज़ की टोकरी पड़ी थी जिसमें वे रद्दी कागज़ डाल देती थी, जो काम के नहीं होते थे उन कागज़ों को भर देती थी, उसमें जाकर के वे बैठ गए और उससे अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। मतलब उन्होंने ये बता दिया जैसे कि हम यहीं अपना ठिकाना बनाएंगे, नया निवास हमारा यही है। तो जो रद्दी की थी टोकरी, रद्दी कागज़ों की टोकरी थी जिसका कोई मोल नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे अपना निवास स्थान बनाया और निवास स्थान बनाने का गौरव प्रदान किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। तो लेखिका ने देखा कि 2-4 दिन तक वे दिन भर तो इधर उधर छुपते रहते, गुप्तवास करते मतलब छुप करके रहते, अलमारी के पीछे, टेबल के नीचे, सामने नज़र नहीं आते, लेकिन रात को
देखती लेखिका तो वे रद्दी की टोकरी में प्रकट हो जाते, मतलब रद्दी की टोकरी में बैठे हुए दिखाई देते। दिन भर तो लेखिका को भी वे नहीं दिखाई देते थे कि वो कहाँ छुपे हुए, वे भी नहीं ढूंढती थी, लेकिन रात को आखिरकार वे आकर के रद्दी की टोकरी में बैठ जाते, जिसे उन्होंने अपना निवास बना लिया था। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज़ पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। और जब वे आश्वस्त हो गए कि यहाँ हमें कोई खतरा नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं है, कोई हमारा अहित करने वाला नहीं है, तो यह विश्वास प्राप्त हो जाने के बाद वे कभी लेखिका की मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी उनके सिर पर भी अचानक ही प्रकट होने लगे, आविर्भूत होने लगे, मतलब वहाँ पर बैठ जाते थे। आविर्भूत होने लगे मतलब प्रकट हो जाते थे, दिखाई दे पड़ते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खिड़कियों में तो जाली थी, इसलिए न तो वे बाहर जा सकते थे, न बाहर से कोई अंदर आके उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन दरवाज़ा जो था वह दरवाज़ा लेखिका को लगातार बंद रखना पड़ता था। निरंतर मतलब हर समय, लगातार, क्योंकि बाहर से और भी पशु पक्षी उनके घर में थे, तो कोई भी अंदर आ सकता था और उन्हें खा सकता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। अगर दरवाज़ा खुला रखती तो जो चित्रा नामक बिल्ली उन्होंने पाली हुई थी, वे इन नवागंतुकों, मतलब नवागंतुकों मने नव आगंतुक, नव मने नए और आगंतुक मने आने वाले, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नव धन आगंतुक, तो नए आगंतुक, और आगंतुकों मने बहुवचन हो गया क्योंकि वो दो पक्षी थे, तो इन नए आने वाले मेहमानों का पता लगा सकती थी। उसे पता पड़ सकता था कि भाई कोई दो पक्षी नए घर में आए हैं, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, और जब वे इन्हें खोज लेती, शोध मने खोज लेती, ढूंढ लेती, तो उसका क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। क्या होता, वे उन्हें खा जाती। बिल्ली थी तो छोटे छोटे बच्चों को खा जाती, इसलिए यह अंदाज करना, अनुमान करना माने यह अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं था कि जब उसे अगर पता चल जाता कि ये दो पक्षी नए आए हैं तो वह अवश्य उन्हें मार डालती या खा जाती। ठीक है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी, आक्रमण में हमला नहीं करती थी, चूहों के लिए भी कुछ करती नहीं थी, लेकिन यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित, दो सर्वथा माने बिल्कुल एकदम अपरिचित थे, वे अजनबी थे, अजनबी जो पक्षी थे, मतलब जिनको वे जानते नहीं थे, जिनके लिए घर नया था, अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था, मतलब उसकी दृष्टि में इन पक्षियों का कोई अधिकार यहाँ नहीं था, इस घर में अधिकार नहीं था, क्योंकि वे अचानक नए पक्षियों को देख करके वे इस बात को हजम नहीं कर सकती थी कि ये पक्षी हमारी तरह इस घर में रहने के हकदार हैं। तो अनधिकार चेष्टा का मतलब उनका कोई अधिकार नहीं था इन पक्षियों का यहाँ रहने का, ये सवाल था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों एरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, मतलब उसे ये बात नहीं अच्छी लग सकती थी कि बिल्ली के लिए तो दरवाज़ा बंद रहे, कि बिल्ली तो अंदर नहीं आ सके, और ये दो एरे गहरे जो पक्षी आ गए हैं महादेवी वर्मा की मेज को, उस टेबल को अपना सिंहासन बना ले, क्योंकि बिल्ली को तो कभी सवार नहीं होने दिया या उसको बैठने का मौका नहीं मिला, इसलिए ये बात उसे नागवार गुजरती, बुरी लगती कि ये इस बात का उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि हम तो कमरे में भी न जाएं और ये कमरे में लेखिका की टेबल पर बैठे, है ना, सिंहासन बना ले, मतलब उसको अपना आसन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मारजारी के लिए ऐसा ही कही जाएगी। तो यह जो स्थिति थी कि बच्चे कमरे में थे और बिल्ली बाहर थी, तो वह बिल्ली जो महादेवी वर्मा के यहाँ पहले से रह रही थी, महादेवी वर्मा का प्यार पाकर बड़ा अपना घर का, इस घर पे अपना हक समझती थी, और अभिमानिनी मैंने थोड़ी घमंडी हो गई होगी, थोड़ा उसको घमंड होगा कि भाई मैं महादेवी वर्मा के घर में रहती हूँ या इनके घर में रहती हूँ, तो और मारजारी मने बिल्ली। तो लेखिका कह रही है कि यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मारजारी, मतलब अभिमान, उसे गर्व होता है कि मैं इस घर में रहती हूँ, तो गर्विली बिल्ली के लिए ऐसा ही कही जाएगी, मतलब बिल्ली को ये बात सहन नहीं हो सकती थी। आ रही बात समझ में? चले आगे। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। और लेखिका कह रही हैं कि जब ये पक्षियों को रहते रहते कुछ ज़्यादा ही दिन हो गए और ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरा कमरा तो चिड़िया खाना ही बन रहा है ना। कायाकल्प होना मतलब किसी का बिल्कुल रूप बदल जाना।
तो वो कमरा उनके पढ़ने लिखने का कक्ष था। लेकिन दोनों पक्षी जब उसी में दिन भर रहते, विचरते, खाते पीते, वहीं सोते, तो ऐसा लगने लगा जैसे मेरा कमरा चिड़िया खाने के रूप में बदलने लगा है। तब लेखिका ने बड़ी कठिनाई से उन दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया। एक जाली का उन्होंने बड़ा सा घर बना रखा था जिसमें उनके सारे पक्षी निवास करते थे। तो उस बड़े घर में पहुंचा दिया, उन चिड़ियों को रख दिया। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। दोनों नवागंतुक मतलब दोनों जो नए पक्षी थे, उन्होंने उस पिंजरे में जाकर, उस जाली के बड़े घर में पहुंचकर जो पहले से उस घर में रह रहे थे उनमें वैसा ही कुतूहल जगाया, मतलब वैसे ही जिज्ञासा जगाई, वैसे ही उत्सुकता जगाई जैसा किसी नई नई दुल्हन के आने पर परिवार में होता है। कहीं घर में लड़के की शादी होती है, नई नई दुल्हन जब घर में आती है तो जो घर में पहले से जो सदस्य रह रहे होते हैं उनमें उस वधु के आगमन पर मतलब नई नई दुल्हन के घर आने पर जो जिज्ञासा, जो उत्साह, जो उत्सुकता होती है उनको जानने की, देखने की, स्वाभाविक है। स्वाभाविक माने सहज है। वैसा ही उन सब पक्षियों में उनके प्रति कौतूहल, जिज्ञासा जागी। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। जो कबूतर थे उनके पाले हुए, उनका नाम था लक्का कबूतर। तो वे कबूतर नाचना छोड़ करके नाच रहे होंगे और जैसे ये पक्षी गए वे नाचना छोड़ करके दौड़े आए इनकी तरफ और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगे और उन दोनों बच्चों के चारों तरफ घूम घूम कर गुटरगू करने लगे। रागिनी अलापना माने गीत गाना, है ना, अपनी आवाज़, अपनी बात करते रहना। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। और जो खरगोश थे वे थोड़े बड़े थे, तो सभ्य सभासद जैसे सभा में बैठने वाले व्यक्ति होते हैं ना, बड़ी सभ्यता से बैठते हैं कक्षा में या किसी सभा में जहाँ कई व्यक्ति एक साथ बैठ करके कोई चर्चा या कोई कार्य कर रहे होते हैं, तो वे खरगोश जो थे बड़े सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर, मतलब एक के बाद एक लाइन से बैठ करके गंभीरता से उनका निरीक्षण करने लगे, उनको देखने लगे, उन पक्षियों के बारे में जांचने लगे कि भी ये पक्षी कौन है, क्या है, कहाँ से आए। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे और ऊन की गेंद जैसे लगने, क्योंकि लगने वाले छोटे खरगोश, मतलब खरगोश एकदम सफ़ेद होते हैं, इतने नरम और मुलायम होते हैं, इतने कोमल होते हैं और लगते हैं जैसे ऊन की गेंद ही है। तो लेखिका कह रही है कि ऊन की गेंद जैसे ये छोटे से खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। पहले तो गंभीरता से उनको देखा और फिर बाद में उनके चारों ओर उछलने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे और जो तोते थे वे उनको ढंग से देखने के लिए, अच्छे से देखने के लिए एक आंख बंद करके जैसे उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। तो उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, क्योंकि सब एकदम से अव्यवस्थित हो गए, मतलब एकदम अस्त व्यस्त हो गए। अचानक आराम से रह रहे थे कि अचानक नया सदस्य आया तो थोड़ी सी दिनचर्या उन सबकी बिगड़ गई, सबका ध्यान भंग हुआ और सब थोड़े से विचलित से हो गए थे, मतलब ठीक है। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। अब धीरे धीरे दोनों मोर के जो बच्चे थे वे बड़े होने लगी। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। जैसे इल्ली से तितली निकलती है बड़ी होकर के, वैसे ही वे मोर भी बदलने लगे, परिवर्तित होने लगे। उनका रूप परिवर्तित होने लगा, उनका रंग रूप जो था वह बदलने लगा। और ये कायाकल्प मने, काया मने शरीर, कल्प मने परिवर्तित होना, तो उनका कायाकल्प होना मतलब उनका रंग रूप इस तरह से परिवर्तित होने लगा जैसे इल्ली से तितली बनकर निकलती है। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। मोर के सिर पर जो कलगी होती है ना, आपने देखा मोर के सिर पर एक मुकुट की जैसी, जैसे कलगी बोलते हैं टोपी को, तो मोर के सिर पर जैसे एक टोपी की तरह या मुकुट की तरह जो कलगी होती है वह और सघन माने घनी होने लगी और ऊंची हो गई और चमकीली भी हो गई। पहले छोटी सी थी, छोटा था बच्चा तो, और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा वह कलगी भी बड़ी होने लगी। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, और उसकी जो चोंच थी दोनों मोरों की वह भी बंकिम मने बांकी हो गई और पैनी हो गई मतलब तीखी हो गई। पैनी मने नुकीली धार वाली और बंकिम मने बांकी हो गई और सुंदर लगने लगी। गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी और उसकी गोल गोल आंखों में इंद्रनी जैसी नीली आभा नीली चमक झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी। लंबी
नील हरित, नीले और हरे रंग की, हरित मने हरे रंग की, ग्रीवा मने गर्दन। तो मोर की जो गर्दन होती है वो लंबी होती है और नीला हरा रंग होता है उस गर्दन का। तो नीले हरे रंग की गर्दन की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी, क्योंकि जो हरा और नीला रंग जो होता है उसमें उसकी गर्दन का वो बड़ा चमकीला होता है। और जैसे मोर अपनी गर्दन को मटकाता है या घुमाता है तो वो धूप छाह जैसी उसमें तरंगे उठने गिरने लगती है। आपने अगर मोर देखा होगा तो आप ये शब्द पढ़ने के साथ आपके सामने उसका चित्र साकार हो रहा होगा। तो महादेवी वर्मा की भाषा शैली और उनका जो लिखना है, मतलब चित्रण करना, रेखा चित्र का मतलब यही तो होता है कि किसी के रूप, रंग, आकार, प्रकार को इस तरह से चित्रित करना कि वो हमारे सामने चित्र की तरह साकार हो जाता है। तो मोर का जो वे चित्रण कर रही है, मोर का जो रेखा चित्र वे खींच रही है, तो हमारे सामने दृश्य अंकित हो रहा है कि जैसे मोर जब अपनी गर्दन को हिलाता है, घुमाता है, तो नीले हरे रंग की उसकी गर्दन जो है, उसकी जो चमक होती है, धूप छाह जैसी तरंगे उठने गिरने लगती हैं। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। दक्षिण मने दायां और वाम मने बायां। दोनों जो पंख थे मोर और मोरनी के, उसमें स्लेटी और सफ़ेद आलेखन मने रेखाएं स्पष्ट होने लगी। सलेटी और सफ़ेद रंग की रेखाएं या जो चित्र थे वे स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई, पूंछ भी लंबी हो गई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे और उनके जो पंख थे उन पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुष रंग, चंद्रिकाओं के आकार के उनके पंखों पर चित्र बने हुए होते हैं। उनके पंखों पर जो आकार होता है ना, आपने देखा होगा पक्षियों को या कभी टूटे हुए पंख देखे होंगे तो चंद्रमा के आकार का उसमें चित्र बने हुए होते हैं। तो वे इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे, मतलब चमकने लगे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया और उनके पैर, बाकी सारा रूप उनका सुंदर और रंग बिरंगा था, लेकिन पैरों का कोई रंग नहीं था। मोर के पैरों के लिए कहा जाता है कि वे थोड़े भद्दे होते हैं, लेकिन वो रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने, मतलब बड़े सुंदर थे वे और शायद उन्हें अपनी सुंदरता पर गर्व था, इसलिए पैरों में भले ही कोई रंग रूप नहीं था पैरों का, लेकिन वे पैरों से जो चाल चलते थे गर्वीली, मतलब एक गर्व भरी गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। रंग रहित पैरों को, तो उन पैरों को उनकी गर्वीली गति ने एक नई गरिमा और नए गौरव से भर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ा कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। अब लेखिका उनकी हरकतों या उनकी क्रियाओं का और उनकी गति का चित्रण कर रही है कि उसका गर्दन ऊंची करके देखता, वो मोर जो था गर्दन ऊंची करके देखता और विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना, और एक विशेष अदा के साथ उसे नीची करके दाना चुगता, कभी पानी पीता और टेढ़ी करके गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनता, कोई बोल रहा होता आसपास तो उन शब्दों को सुनता। तो इन क्रियाओं में जो सुकुमारता और जो सौंदर्य था वो खुद इतना सुंदर था कि उसकी जो गतिविधियां थी, जो क्रियाएं थी, वे भी बड़ी सुकुमार माने सुकोमल और सुंदरता उसकी गतिविधियों में, उसकी क्रियाओं में होती। देखना, झुकना, गर्दन को झुकाना, मटकाना या इधर उधर घुमाना, ये सब हरकतें उसकी इतनी कोमलता से और इतनी नाजुकता से होती थी और इतनी सुंदरता से होती थी कि इसका अनुभव देख कर ही किया जा सकता है। हालांकि लेखिका इस चित्रण करने में एकदम सफल हुई है क्योंकि हमारे सामने चित्र साकार हो रहा है, लेकिन फिर भी वे कह रही हैं तो हम कभी मोर को ऐसा करते हुए देखें तब हम उसकी सुंदरता को बहुत अच्छे से समझ या महसूस कर सकते हैं। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, कि उसकी क्रियाओं का, उसकी चाल का चित्र नहीं आंका जा सकता, उसका चित्र नहीं खींचा जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्र लेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। मोर का चित्रण तो उन्होंने कर दिया और अब वे कह रहे हैं कि मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं, मतलब मोर का विकास जो हुआ, मोर में जो रूप परिवर्तन हुआ वह तो हमें चमत्कृत करने वाला था, लेकिन मोरनी का जो विकास हुआ वह ऐसा नहीं था। फिर भी अपनी लंबी, लेकिन उसकी भी गर्दन वैसी ही थी, धूप छाही लंबी, हवा में चंचल कलगी उसके सर पर भी वैसी ही थी और पंखों में श्याम श्वेत ऐसे चित्र थे और मंथर गति से वह भी चलती थी। तो इस तरह की क्रियाओं से या इस तरह के रंग रूप को देख करके लगता था कि वह भी इस मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी, कि वह इस मोर की उचित जीवन संगिनी है, एकदम सही जीवन संगिनी
होने का सबूत देने लगी। मतलब वह सिद्ध करती थी, साबित करती थी कि इस मोर की सहचारिणी, संगिनी, जीवन संगिनी या साथी वही बन सकती है। ठीक है, और चलें एक पेज और पढ़ लेते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? शब्दों के अर्थ भी ध्यान में रखना और पाठ को बहुत ही ध्यान से सुनना, समझना, ताकि कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका जवाब आप आराम से दे सकोगे। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ। नीलाभ मतलब नीले रंग की आभा वाली गर्दन होने के कारण मोर का क्या नाम रखा उन्होंने? नीलकंठ। नीले रंग के कंठ वाला और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। और उसकी छाया के समान साथ रहने के कारण मतलब रंग रूप में भी उसकी छाया थी और उसके साथ रहती थी, तो इसलिए भी वह छाया के समान ही थी, इसलिए उस मोरनी का नामकरण हुआ राधा। जैसे राधा कृष्ण के साथ बराबर बनी रहती है, वैसे ही नीलकंठ के साथ वह मोरनी भी बराबर बनी रहती थी, इसलिए उसका नाम रख दिया राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। लेखिका कह रही कि मुझे स्वयं ज्ञात नहीं, ज्ञात मने पता या मालूम, स्वयं मने खुद को, मुझे खुद नहीं पता चला, खुद नहीं ध्यान पड़ा या पता ही नहीं चला कि कब नीलकंठ ने अपने आप को, वो जो जाली वाला चिड़ियाघर था उसमें जितने भी जीव जंतु थे रहने वाले, उन सबका अपने आप को सेनापति और संरक्षक मतलब उनकी देखभाल करने वाला, उनकी सुरक्षा करने वाला नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है। सुबह सुबह ही वह जितने भी खरगोश, कबूतर, तोते वगैरह उसमें थे उन सबको इकट्ठा करके उस ओर ले जाता चिड़ियाघर में, उस मतलब पिंजरे में जिधर दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता और उनके चारों तरफ घूमता रहता ताकि वे आराम से दाना चुगे और वह उनका ध्यान रखे, उनकी रखवाली करे। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। अगर उन पक्षियों ने चुगते चुगते दाना चुगते चुगते किसी भी तरह की गड़बड़ की, यानी किसी झगड़ा करने की कोशिश की हो या लड़ने की कोशिश की हो या किसी के दाने को छीनने की कोशिश की हो, तो वह अपने तीखे चंचू मतलब उसकी जो नुकीली जो पैनी चोंच थी उस चोंच के प्रहार से मने उस चोंच से चोट पहुंचाकर उसे दंड देने के लिए दौड़ा। मतलब वह उनकी देखभाल करता था, लेकिन अगर उनमें कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई किसी भी तरह की गड़बड़ करता तो वह अपनी चोंच के प्रहार से उसको दंडित करने के लिए दौड़ पड़ता। ठीक है, खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। तो खरगोश के जो बच्चे थे वे चंचल ही होंगे स्वभाव से, बड़े फुदकते रहते हैं हर समय। तो जो खरगोश के छोटे बच्चे थे वे जब कोई शैतानी करते या गड़बड़ी करते तो वह अपनी चोंच में उनके कान पकड़कर उनको ऊपर उठा लेता। बिल्कुल नाजुक और छोटे छोटे तो होते खरगोश, तो उनके कानों को पकड़ लेता अपनी चोंच से और उनको ऊपर उठा लेता, और जब तक वे आर्त क्रंदन न करने लगते, बेचारे रोने नहीं लग जाते। आर्त क्रंदन मतलब बुरी तरह से रोने नहीं लग जाते। क्रंदन करना मने रोना, आर्त मने दर्द पैदा करने वाला, दूसरों के मन में दर्द पैदा करने वाला। तो बड़े ही दर्द भरे स्वरों में जब तक वे रोने नहीं लग जाते वह उन्हें अधर में लटकाए रखता। वह उन्हीं से उसी तरह से लटकाए रखता ताकि उन्हें पता पड़ जाए कि उन्हें सजा मिल रही है और ऐसी हरकत दोबारा की तो वापस उन्हें ऐसे ही लटकाया जाएगा। तो जब वे रोने लगते तो वह उन्हें छोड़ देता। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार भी हो जाता था, और उसकी चोंच इतनी पैनी थी, इतनी नुकीली थी कि वो कान से उन खरगोश के बच्चों को पकड़ता था ना, तो कर्णवेद संस्कार मतलब उनके कान बिंध जाते थे। हम लोगों के तो कान बींधते हैं, है ना, कानों में छेद करते हैं ताकि कानों में हम गहने पहन सके, अपने लौंग वगैरह, बालियाँ वगैरह पहन सके। लेकिन उन खरगोश को तो ऐसा कुछ पहनना नहीं होता था, लेकिन चूंकि वो चोंच से उनको पकड़ता था और कुछ क्षणों तक या कुछ देर तक पकड़े रहता था तो उनके कानों में छेद हो जाता था। पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। जब एक बार उन्हें इतना बढ़िया दंड मिल जाता, सजा मिल जाती, तो वे दोबारा उन्हें मोर को गुस्सा दिलाने का काम नहीं करते थे। ऐसा कोई मौका नहीं देते थे कि मोर को वापस गुस्सा आ जाए और वो फिर से उनको कान पकड़ करके ऊंचा लटका दे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। तो जिस तरह से उनके लिए दंड विधान उसने बना रखा था, दंड बना देने की योजना बना रखी थी, वैसे ही जीव जंतु के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था, मतलब अनोखा था, मामूली नहीं था। दंड मामूली नहीं था तो प्यार भी मामूली नहीं था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में
छुआछुअवल सा खेलते रहते थे। वह उन्हें इतना प्यार करता था कि जब वो अच्छे मूड में होता या उन पर प्यार आ रहा होता तो वह मिट्टी में अपने पंख फैलाकर बैठ जाता, पूरे पंखों को फैलाकर बैठ जाता, और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुअवल, मतलब वो उसके पंखों में और पूंछ के बीच में छिपते, उसको छू कर भागते या उसको छूते रहते थे। ऐसे वो खेलते रहते थे पक्षी। तो उन पक्षियों को भी बड़ा मजा आता था और मोर को भी आनंद आता था। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। तो ऐसी ही किसी स्थिति में, ऐसे ही वह हमेशा उनकी देखभाल करता था, उन्हें प्यार करता था, गुस्सा करता था। और इन्हीं दिनों में एक दिन कोई सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सांप आया होगा इधर उधर से, क्योंकि मैदान तो उनके घर में रहा ही होगा। तो सांप आया और जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। सांप को देखकर के सभी जीव जंतु इधर उधर छिप गए, लेकिन एक छोटा सा जो बच्चा खरगोश था वह सांप की पकड़ में आ गया। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको समझ में आ गया होगा पाठ। वीडियो मेरा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि मैं जब भी पाठ पढ़ाऊंगी आपको उसकी सूचना तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।